एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एजे एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम प्रोवाइड करेंगे आपको बेस्ट क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका एजे एकेडमी पर। प्राचीन भारत के इतिहास पार्ट 1 में हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल के बारे में, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था पाषाण युग को। पाषाण युग में मनुष्य का जीवन किस प्रकार व्यतीत होता था, किस प्रकार से अपने औजार बनाता था, पाषाण काल के जो स्थल थे वो कहां कहां से प्राप्त हुए हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की, यानी पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड की। आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है, वह समय अवधि है जिसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों ही प्रकार के स्रोत मिले हैं, लेकिन जो साहित्यिक स्रोत हैं, जो लिखित साक्ष्य हैं, उन्हें नहीं पढ़ा जा सका है। हमारे इतिहासकार लिखित साक्ष्यों को पढ़ने में असमर्थ रहे हैं। आद्य ऐतिहासिक काल जो है, जो पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड है, इसमें आता है कांस्य युग। कांस्य युग में भी भारत में प्रमुख रूप से दो सभ्यताएं पाई जाती हैं। दो सभ्यताएं पाई जाती है, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सभ्यता। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता ही एक ऐसा टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास से जहां से एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ने के क्रम में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है खोज। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई थी, कौन कौन इसमें सहयोगी थे इसको खोज करने में, कौन कौन इसके खोजकर्ता थे, खोजकर्ता किसे माना जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता का। पहला है चार्ल्स मेसन, ब्रिटिश काल के व्यक्ति थे। चार्ल्स मेसन एक ब्रिटिश काल के व्यक्ति थे। 1924 में 1826 में सन 1826 में इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था और वहां इस सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, कुछ सामान्य जानकारी जुटाने का प्रयास किया था। हालांकि इन्होंने समाज के सामने ऐसी कोई जानकारी नहीं रखी, लेकिन इनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नी। ये मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ, इनकी पत्रिका थी नैरेटिव ऑफ जर्नी। इस नैरेटिव ऑफ जर्नी पत्रिका में इन्होंने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, कुछ सामान्य जानकारी इस सभ्यता के बारे में दी थी। आगे है बर्टन बंधु, दूसरे नंबर पर है बर्टन बंधु, जेम्स बर्टन और विलियमसन बर्टन। जेम्स बर्टन बंधु यानी बर्टन ब्रदर्स, जेम्स बर्टन और विलियमसन बर्टन। बात है सन 1856 की। 1856 में जब कराची और लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था, तो इस रेलवे लाइन के कार्य को देख रहे थे जेम्स बर्टन और विलियमसन बर्टन। जो रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था 1856 में कराची और लाहौर के बीच में, इस रेलवे कार्य को देख रहे थे जेम्स बर्टन और विलियमसन बर्टन। जब इस रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था तो यहाँ मिट्टी के टीलों से कुछ ईंटें प्राप्त की गई थी, कुछ ईंटें प्राप्त हुई थी, लेकिन जेम्स बर्टन और विलियमसन बर्टन, इन बर्टन बंधुओं को ये अनुमान नहीं था कि ये ईंटें किसी सभ्यता की हैं या किसी प्राचीन सभ्यता की हैं। इसीलिए इन्होंने इन ईंटों का प्रयोग अपने रेलवे लाइन कार्य के लिए कर लिया। लेकिन बाद में कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है, इतिहासकार कहते हैं कि जो ईंटें वहां से प्राप्त हुई थी वो ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की ईंटें थी। आगे आता है सर जॉन मार्शल। भारत में जिस पुरातात्विक विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, उसी पुरातत्व विभाग के 1921 में भारत में हेड थे सर जॉन मार्शल। और सर जॉन मार्शल ही पहले व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की शुरुआत की गई थी। अब इस खुदाई में भी दो भारतीय नेतृत्वकर्ता थे जो इसका नेतृत्व कर रहे थे। एक थे दयाराम साहनी, दूसरे थे राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई और राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में की गई मोहनजोदाड़ो की खोज। इसीलिए प्रमुख रूप से जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका खोजकर्ता माना जाता है दयाराम साहनी को, और मोहनजोदड़ो का जो खोजकर्ता है वो माना जाता है राखलदास बनर्जी को। इसी के क्रम में दूसरा आता है काल। काल का मतलब होता है टाइम पीरियड, यानी कालखंड या समय अवधि। सर जॉन मार्शल की बात करें तो सर जॉन मार्शल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये कालखंड या ये समय
रहा होगा। उन्होंने बताया कि 3220 यानी 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था वो सिंधु घाटी सभ्यता का समय था। हालांकि जब C14 से इसकी आयु का पता लगाया गया, सिंधु घाटी सभ्यता की आयु का पता लगाया गया, तो पाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो एज है, जो टाइम पीरियड है, वो 2500 BC से लेकर के 1750 BC यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व है। C14 ये जो दिया गया है, C14 का मतलब होता है कार्बन 14 या रेडियो कार्बन 14। ये जो कार्बन 14 है ये एक नवीन विश्लेषण पद्धति होती है जिसके माध्यम से हम प्राचीन जो खुदाई होती है और जो प्राचीन जीवाश्म वहां से प्राप्त किए जाते हैं उनकी आयु का पता लगाने के लिए इसी C14 नवीन विश्लेषण पद्धति है, इसी का प्रयोग किया जाता है। और इसी के माध्यम से हमें ये प्राप्त हुआ सिंधु घाटी सभ्यता की का कालखंड या समय अवधि। अब इसी के क्रम में बात आती है नाम की, या कहें नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम क्या क्या है, कितने प्रकार के नाम है? तो प्रमुख रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सरस्वती सभ्यता। शुरुआत में जब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई की गई तो पाया गया कि जितने भी स्थल थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे ही निकाले जा रहे थे। जो खुदाई हो रही थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे ही हो रही थी, इसीलिए इस सभ्यता को नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी के किनारे पर जो स्थल पाए जा रहे थे इसीलिए इसको नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इतिहास में एक प्रचलन है, इतिहास में एक कल्चर है कि अगर ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो जाए कि जब किसी चीज की खुदाई की जाए और उसका नामकरण करने में थोड़ी समस्या उत्पन्न होने लगे, तो इतिहास में ऐसा प्रचलन है, ऐसा कल्चर है कि किसी खुदाई में अगर कोई भी स्थान, पहले स्थान पर जो भी स्थान जिस स्थान की भी खुदाई की जाएगी उसी के नाम पर उस स्थल का नामकरण किया जाएगा। इसीलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता में पहला स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। हालांकि ये नाम सिर्फ इतिहासकारों के ही मध्य ही प्रचलित रह गया। सरस्वती नदी भी इसलिए क्योंकि इसके कुछ स्थल सरस्वती नदी के किनारे भी प्राप्त हुए थे, इसीलिए सरस्वती सभ्यता भी इसे कहा जाता है। इसी क्रम में बात आती है उद्भव की। सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका उद्भव किस प्रकार से हुआ, इसके निर्माणकर्ता कौन थे? इसमें भी 2 मत है, एक है विदेशी मत और दूसरा है स्थानीय मत। स्थानीय मत, पहला विदेशी मत और दूसरा है स्थानीय मत। विदेशी मत में सर जॉन मार्शल, डीडी कोशाम्बी ने जो है प्रधानता दी थी विदेशी मत को। इनका मानना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके आगे बढ़ने पर मिस्र और नील की सभ्यता है, और जो नील और मिस्र की सभ्यता है वो निर्माण किया था उसका आर्यों ने। इसीलिए इनका मानना था कि आर्यों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया था। इसीलिए सर जॉन मार्शल और डीडी कोशाम्बी ने प्रधानता दी थी विदेशी मत को, इसमें निर्माता माना गया था आर्यों को। लेकिन जो स्थानीय मत है, स्थानीय मत ने प्रधानता दी थी द्रविड़ लोगों को, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माणकर्ता थे वो द्रविड़ थे। इसमें भारतीय और कुछ विदेशी इतिहासकार भी शामिल थे। इसमें स्थानीय मत जो था इसमें भारतीय और विदेशी इतिहासकार भी शामिल थे जिन्होंने स्थानीय मत को प्रधानता दी थी। प्रमुख रूप से जो राखलदास बनर्जी थे, राखलदास बनर्जी ने यह तर्क दिया था कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसके निर्माणकर्ता थे द्रविड़। इन्होंने ही पहली बार यह तर्क दिया था। आती है विशेषता की। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? तो पहले नंबर पर आता है नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता से मतलब है जैसे आजकल के नगर हैं जिनमें पक्की सड़कें हैं, पक्की नालियां हैं, पक्की ईंटों के घर हैं, उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में ही पक्की सड़कें थी, पक्की नालियां थी और पक्की ईंटों से ही घरों का निर्माण किया जाता था। इसलिए नगरीय सभ्यता कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक से मतलब है, मैंने आपको पहले बताया, आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है एक वो कालखंड इतिहास का वो समय अवधि जिसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोत मिले हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोतों को, लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका। इतिहासकार असमर्थ रहे हैं लिखित साक्ष्यों को पढ़ने में, इसलिए आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। तीसरा है कांस्ययुगीन सभ्यता।
कांस्ययुगीन सभ्यता से मतलब है, कांस्ययुगीन का मतलब है वह समयावधि जिसमें मनुष्य ने कांसे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, वही कहलाती है कांस्ययुगीन सभ्यता। कांसा तांबा और टीन को मिला करके बनता है। कांसे को बोलते हैं ब्रोंज, कॉपर और टीन से मिला करके ब्रोंज बनता है। आगे है विस्तृत सभ्यता। विस्तृत सभ्यता का तात्पर्य है, विस्तृत सभ्यता का मतलब है जो बहुत बड़े क्षेत्रफल में जिसका विस्तार हुआ हो। विस्तार का मतलब होता है विस्तार, किसी भी सभ्यता का विस्तार। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका विस्तार बहुत बड़े क्षेत्रफल है। जो नील और मिस्र की सभ्यताएं हैं, दोनों सभ्यताओं को मिलाकर के भी सिंधु घाटी सभ्यता से छोटी रह जाती हैं। इन दोनों से कई गुना बड़ी है सिंधु घाटी सभ्यता, इसलिए विस्तृत सभ्यता भी इसे कहा जाता है। अगला आता है व्यापार प्रधान। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, इस सभ्यता के जो लोग थे, वो व्यापार को प्रधानता देते थे। ऐसा नहीं है कि कृषि नहीं की जाती थी, कृषि भी की जाती थी, खेती भी की जाती थी, लेकिन व्यापार को ही प्रधानता दी जाती थी, इसलिए व्यापार प्रधान माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला है शांति प्रिय सभ्यता। शांति प्रिय सभ्यता का मतलब है जो यहाँ के लोग थे, जो इस सभ्यता के लोग थे, जो इस सभ्यता का मनुष्य था, वो बहुत ही शांति प्रिय ढंग से रहता था। जब भारत में जितने भी स्थलों की खुदाई हुई है, आज तक उनमें ऐसा कोई भी प्रमाण, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि उस सभ्यता के लोगों के बीच में कभी युद्ध हुआ होगा या कुछ ऐसी लड़ाइयां हुई होंगी। इसीलिए शांति प्रिय सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था जैसे वैदिक सभ्यता 4 वर्गों में बटी हुई है, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और अक्षत्रिय। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे ही 4 वर्गों में बटी है नहीं, ये निश्चित नहीं हुआ। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 2 वर्गों में जरूर बटी है, एक उच्च नगर और दूसरा है उच्च वर्ग और दूसरा है निम्न वर्ग। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में 2 प्रकार के नगर, जब इनके स्थलों की खुदाई की गई तो पाया गया कि 2 प्रकार के नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, उच्च नगर और निम्न नगर। उच्च नगर से मतलब यहाँ है कि वो नगर जो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, पक्की नालियां थी, पक्की सड़कें थी। और निम्न नगर से मतलब है वहां पर कच्ची नालियां थी, कच्ची ही सड़कें थी और झोपड़ियों में लोग रहते थे या कच्चे घरों में रहते थे। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता 2 वर्गों में बटी थी, ये तो निश्चित है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में। अगला आता है सांस्कृतिक व्यवस्था। इससे मतलब है, इससे तात्पर्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी। इसमें उनके धार्मिक जीवन, उनके कला साहित्य, उनकी मूर्ति कला का ज्ञान, बर्तन बनाने का ज्ञान और धातु निर्माण कला के ज्ञान में पढ़ा जाता है। उनके सांस्कृतिक जीवन के बारे में इसमें बात की जाती है, इसलिए सांस्कृतिक व्यवस्था का जिक्र किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। एक चीज यहाँ पे और याद रखेंगे, ये जो विदेशी मत और स्थानीय मत की मैंने बात की थी, विदेशी मत में जो इतिहासकार थे जैसे सर जॉन मार्शल और डीडी कोशाम्बी, इन्होंने विदेशी मत को प्रधानता दी थी। इनका मानना था कि जो आर्य थे उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया था। आप ये बात खुद से भी सोच सकते हैं कि जैसे वैदिक सभ्यता थी, इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता पहले आई, उसके बाद में आई वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, वैदिक सभ्यता के जो निर्माणकर्ता थे, वो आर्यों को माना जाता है। और वैदिक सभ्यता के स्थलों की जब खुदाई की गई तो वहां से झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं कि जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, जो वैदिक सभ्यता का मनुष्य था, वो झोपड़ियों में रहता था। अब सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं पक्की ईंटों के प्रमाण, पक्के नगरों के प्रमाण, पक्की सड़कों के प्रमाण। तो जाहिर सी बात है कि पक्के घरों को छोड़ करके मनुष्य झोपड़ियों में क्यों रहेगा। तो इसीलिए जो है राखलदास बनर्जी ने ये तर्क दिया था और द्रविड़ को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माणकर्ता माना जाता है। आर्यों को माना जाता है वैदिक सभ्यता का निर्माणकर्ता और द्रविड़ को माना जाता है, द्रविड़ लोगों को माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माणकर्ता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्रम में आज हमने देखा खोज किस प्रकार हुई, उसका कालखंड क्या था, समयावधि क्या थी, उसका नामकरण किस प्रकार से हुआ, उद्भव किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से मत थे, विदेशी मत ने क्या कहा, स्थानीय मत ने क्या कहा, और विशेषताएं, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एक टॉपिक और है, एक टॉपिक और रह गया है विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।